माँ भारती विद्या मंदिर अयार की प्रस्तुति कक्षा 10 और 12 के लिए हिंदी साहित्य से वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न भाग 3। हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है ये तीसरा पार्ट। और इसका जो पहला प्रश्न है, आइए उस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। सभी को मालूम होगा प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। प्रस्तुत इन में 4 विकल्पों में महादेव वर्मा, सुमित्रा रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है 62 साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कबीर, जायसी, मीरा और रसखान। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं कबीरदास जी। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें 62वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं वो हैं सूरदास जी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अधिकतर बच्चों को ये बात मालूम होगी। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद में भूषण किस रस के कवि थे। भूषण रीतकालीन कवि हैं और रीतकाल श्रृंगार का काल कहा जाता है, परंतु भूषण के लिए जो पूछा गया है भूषण किस रस के कवि थे। भूषण प्रशस्त पर काव्यों के प्रणेता थे, इसलिए भूषण का जो रस है वो है बीज रस। बीज रस में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। रीतकाल के ऐसे कवि जिन्होंने बीज रस में रचनाएं लिखी हैं, तो भूषण वीरस के कवि थे। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, मगर समझ लेना हिंदी का आदि कवि पूछा गया। जब हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाता है तो हम सरपा लगाते हैं, मगर हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। ये अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। तो हिंदी के आदि कवि जो हैं वो स्वयंभू हैं। ऑप्शन 66 का सी सही हो जाएगा। और इसके बाद में रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ये प्रश्न लगभग 90% लोगों को पता होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से 7 कांड हैं वो भी आप जान सकते हैं। पहला कांड है बालकांड और दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है इसके बाद में अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, उसके बाद में किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इस प्रकार से 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है। बहुत ही सरल प्रश्न है, व्यंग्य लेखक पूछा गया है। तो व्यंग्य लेखक निम्न में से हरिशंकर परसाई हैं। ये व्यंग्यकार हैं, महान व्यंग्यकार हैं। तो हरिशंकर परसाई इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए 68 के बाद में 69 नंबर पे चलते हैं। और ये प्रश्न है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी प्रधान समस्या क्या है। इसमें तलाक से जुड़ी हुई समस्या है। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न है अगला कि हिंदी पत्रिका कादम्बिनी, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी जी हैं। हिंदी की पत्रिका है कादम्बिनी, इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी जी। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर का। निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो निराला को कैसा कवि माना जाता है, सभी को पता है निराला क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो
ये क्रांतिकारी, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? चारों काल आपके सामने है और बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो स्वर्णकाल कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको? भक्ति काल को। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, भक्ति काल। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है 75 नंबर पे, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? इनमें से सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है और ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, महाकाव्य। गागर में सागर भरने वाला कौन कवि है? तो गागर में सागर भरने का काम किया है सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। सत सही किसने लिखे? बिहारी लाल। तो बिहारी लाल को कहा जाता है गागर में सागर वाला कवि, बिहारी लाल। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद में अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर पे, महाभोज रचना की प्रधान समस्या उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। इसमें जो ऑप्शन आपका सी है वो सही हो जाएगा, राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, राजनीतिक समस्या पर आधारित रचना है। उसके बाद में है वापसी किस विधा की रचना है? वापसी किस विधा की रचना है? बहुत से लोगों को लग रहा होगा वापसी ये यात्रा व्रत हो सकती है, मगर नहीं, वापसी जो है कहानी विधा की रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वापसी बी ऑप्शन इसका सही है। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर सभी को पता है निराला जी की रचना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कैसी कविता है, व्यंग्यपरक है, उपदेशात्मक है, यथार्थवादी है या आदर्शवादी है? तो ये तोड़ती पत्थर जो है ये यथार्थवादी रचना है, यथार्थवादी रचना है। यथार्थवादी रचना आंसर सी इसका सही है। तो ये कैसी रचना है? यथार्थवादी रचना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार से संबंधित है, इनका बिहार, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो आपको पता होगा विद्यापति पदावली की भाषा क्या है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो विद्यापति पदावली विद्यापति की है, इसलिए इनकी भाषा जो है वो इस पदावली की भाषा मैथिली है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद में उग्र डैश 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 खाली जगह है को उग्र कहते हैं। इनमें से किस रचनाकार को उग्र कहा जाता है? रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को, नरेश मेहता या आज्ञे को? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इन्हीं को कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 84, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के? जिनको बिहारी का जीवन परिचय मालूम है उन्हें पता है कि बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? ये प्रश्न है आपका, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो शेष कादंबरी के रचयिता अलका सारंगी, ये डी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है राग दरबारी उपन्यास के
रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल इसके रचयिता है। और इसके बाद में अगला है पूस की रात। ये कहानी के रचनाकार बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, सभी को पता होगी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन 87 का सी सही, ए सही हो जाएगा। ए सही है, पूस की रात ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता बड़ा ही सरल प्रश्न है, और ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये बी ऑप्शन सही है आपका, बालकृष्ण भट्ट हैं वी ऑप्शन में। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो है वो है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि आपने यमुना छवि पढ़ा है, तो गंगा छवि किसकी है? यमुना छवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और गंगा छवि भी गंगा छवि वर्णन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों की श्रृंखला में आपने ये पहले विकल्प देख लीजिए, इसका आंसर सी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों की श्रृंखला में ये 30 प्रश्नों का फिर से ये पार्ट कंप्लीट हुआ, और बचे हुए बाकी प्रश्न अगले पार्ट में। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.